इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी में कुछ साथियों के डीवी शेड्यूल चेंज हो चुका है, यानी कि उनके डीवी डेट है उसमें थोड़ा आंशिक बदलाव किया गया है, डेट में चेंज किया गया है। अब नई डेट कौन सी है और उनके पीछे के क्या रीजन के वजह से उनकी डेट है वो चेंज की गई है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और कौन कौन से स्टूडेंट की गई उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल के अपडेट दी जाती है। इसके अलावा मेडिकल टीम द्वारा जब भी आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट का, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट केस को लेकर जब भी अपडेट आएगी वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिनका भी डीवी अजमेर मंडल में है उनको एसएमएस या मेल के माध्यम से सूचना आ रही है, और हो सकता है अन्य भी मंडल की आई होगी, लेकिन अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अजमेर मंडल से ही आई है। क्या आपके पास भी मेल या एसएमएस के माध्यम से ये जानकारी आई है कि आपकी डीवी डेट है वो चेंज हो गई है? अगर आई है तो कौन से मंडल से आई है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा डीवी के सभी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कारण रहा है जिस वजह से डेट चेंज हुई है? तो आप देख सकते हैं ये मेल आ रहा है सभी स्टूडेंट का जिनका भी डीवी है वो 23 तारीख को था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में अजमेर मंडल में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन स्थान पर दिनांक 23/3/2026 को प्रतियोगिता परीक्षा होने के कारण 23 मार्च को, अब कौन सा कंपटीशन एग्जाम है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ 23 मार्च को प्रतियोगिता परीक्षा होने के कारण दिनांक 21 अप्रैल 2026 को उपस्थित होने हेतु, यानी कि अजमेर मंडल से जिन भी कैंडिडेट का 23 मार्च को डीवी था अब वो 23 मार्च को नहीं जाएंगे, 21 अप्रैल को जाएंगे अपना डीवी करवाने। प्रतियोगिता परीक्षा की वजह से आपकी डीवी है वो डेट चेंज की गई है। ये तो अजमेर मंडल से सूचना आई है। आपके अगर क्या इस तरह से मेल आया है, अगर आपका मंडल अजमेर के अलावा कोई दूसरा मंडल है तो वो कौन सा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर डीवी डेट चेंज हुई तो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट के चेकलिस्ट के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इसी एग्जाम के वजह से डीवी डेट में आंशिक बदलाव किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आयोग द्वारा सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 22 मार्च और 23 मार्च को प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक किया जा रहा है। यानी कि आपके सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है, और ये 22 मार्च और 23 मार्च 2 दिन तक आयोजित होगा। अब आपको डाउट ये आ रहा होगा तो फिर डीवी डेट है वो 23 वालों की ही चेंज क्यों की? क्योंकि 22 तारीख की डेट में कोई भी डीवी नहीं है, क्योंकि उस दिन संडे है, तो उस दिन वैसे भी आपका डीवी नहीं होने वाला है। इस वजह से जो एसएमएस मेल आ रहे हैं वो उन्हीं कैंडिडेट को आ रहे हैं जिनके 23 मार्च को डीवी होना था। और अजमेर मंडल की ओर से ये सूचना है कि उनका अब डीवी 21 अप्रैल को होगा, यानी कि 20 अप्रैल तक एक बार कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट दिन है उस दिन ये जो कैंडिडेट रहे हैं बाकी बचे इन सभी कैंडिडेट का होगा। अब सवाल आता है क्या अजमेर मंडल वालों की ही चेंज हुई है या और भी किसी की हुई है? तो आप देखो इस परीक्षा के सेंटर अलग अलग जिलों में है, तो हो सकता है और भी किसी मंडल को ये सूचना आई है। क्या आपके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है तो मंडल के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी 15/3/2026 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन प्राप्त कर ले। देखो अगर ये परीक्षा एक ही जिले में आयोजित होता तो फिर ऐसा नहीं लिखा आता कि आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही जिले में होता सेंटर तो फिर वही जिला आता। लेकिन ये परीक्षा अलग अलग जिलों में है, तो बाकी मंडल के आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले बीकानेर मंडल की जो चेकलिस्ट है उसके आधार पर मैंने आपको बताए थे कि आपको डॉक्यूमेंट इस तरह से व्यवस्थित करने हैं। तो जिन भी साथियों का अभी तक डीवी नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं, आपको डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से सेट करने हैं, जिसमें ये आप देख सकते हैं जो ये चेकलिस्ट आपको दिखाई दे रही है लगभग 23 कॉलम की है। और ये आपको जिनका भी डीवी बीकानेर में होता है तो उनके जब एंट्री होती है तो वहां पर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इस पर आपको मुख्य बातों का ध्यान भी रखना है, तो वो भी जानकारी आपको दे दूंगा। इसका मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट द्वारा वो नहीं देखा गया, इसलिए मैं आज फिर से आपको बता रहा हूं। जिन कैंडिडेट का भी अभी डीवी होना बाकी है तो वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको जो भी डाउट है कि डॉक्यूमेंट किस तरह से सेट करने हैं तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपको हर पेपर के यानी कि दस्तावेज के 2 सेट बनाने हैं।
पहले सेट में आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की अंक तालिका और सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन, RSCIT, और इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हुए हैं, या फिर आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, या मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, या किसी ने विशेष कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उनका स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट हुआ है, या फिर आपका PH कैटेगरी का सर्टिफिकेट हुआ, तो ये सब तो आपको पहले सेट में इनकी फोटोकॉपी रखनी है। और इसके अलावा जो अन्य घोषणा पत्र वाले हुए, जैसे कि दहेज वाला हुआ, धूम्रपान वाला हुआ, सामान्य घोषणा पत्र हुआ, हैंड रिटन वाला हुआ, या 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र हुए हैं, या फिर संतान संबंधी हुए, वो सब आपको ओरिजिनल, स्क्रूटनी फॉर्म हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म हुआ, तो वो सब आपको ओरिजिनल पहले सेट में रखने हैं। और दूसरे सेट में आपको पहले सेट की कंप्लीट फोटोकॉपी करनी है और हर पेज पर आपको सिग्नेचर करने हैं। पहले पेज पर भी उन्हीं पेज पर सिग्नेचर करना है जिस पेज पर आपने पहले से नहीं किया रखे, जिस पर कर रखे तो उस पर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको हर पेज पर दस्तावेज पृष्ठ संख्या भी लिखनी होगी, क्योंकि जब चेकलिस्ट में आप देखते हो ना दस्तावेज पृष्ठ संख्या, तो वहां पर आपको ये लिखना होता है कि आपके दस्तावेज कहां से कहां तक है। जैसे कि आपकी पहला सेट ओपन किया, सबसे ऊपर आया स्क्रूटनी फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म आपके टोटल कितने पेज पर हैं, तो आपके 10 पेजों में कंप्लीट हो रहा, तो आप लिखोगे दस्तावेज पृष्ठ संख्या में 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद जैसे कि आपके शुरू हो जाते हैं 10th की मार्कशीटें, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, तो वो आपके कितने पेज पर हो रहे हैं, यानी कि वो 10 के बाद 11 से शुरू हो रहे हैं और माना कि 22 पेज तक वो कंप्लीट हो रहे हैं, आपके जितने भी शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड डिग्री सर्टिफिकेट, मार्क्स, अंक तालिका, वो सब। और उसके बाद आपका जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, तो वो अगर आपने किसी ने एफिडेविट साथ दिया तो उसका 2 पेज का हो जाएगा, तो फिर वो 23-24 लिखेगा, या फिर किसी के 1 पेज में कंप्लीट हो रहा तो वो 23-23 लिखेगा। इस तरह से दस्तावेज पृष्ठ संख्या में आपको नंबरिंग लगानी है। अब आपको डॉक्यूमेंट किस क्रम में रखने हैं ये देखने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है चेकलिस्ट, यानी कि सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट रखनी है। और चेकलिस्ट चाहे आप 16 कॉलम वाली रखो या 15 कॉलम वाली रखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे जो भी आपका मंडल है उस मंडल के अकॉर्डिंग ही रखो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो चेकलिस्ट को आपको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद आपको रखना है मूल स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट, यानी कि जो आपने SSO ID के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया है वो आपको उसके बाद रखना है। अब अगर किसी कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन नहीं फिल किया तो वो ऑफलाइन फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए, उसमें प्रविष्टियां दे रखे वो फिल कीजिए। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर RSSB बोर्ड के सचिव का बनाकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं DV में। उसके बाद आपको फीस रसीद 100 रुपये वाली, यानी कि ऑनलाइन आपने फीस रसीद की 100 रुपये की, तो वो आपको स्लिप उसके नीचे रखनी है। इसके बाद जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा है वो आपको रखना है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट रखना है। और उसके बाद प्रथम मूल आवेदन पत्र की प्रति, यानी कि पहली बार जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आपको रखना होगा। इसके बाद आपको हाई स्कूल मैट्रिक यानी कि 10th के अंक तालिका प्रमाण पत्र, किसी किसी के अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग होते हैं, किसी के एक ही होते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रखना है। और अन्य समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, यानी कि 10th के साथ ही 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, RSCIT, BEd, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिन जिन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है वो सभी आपको उसके साथ अटैच कर देना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर मूल निवास प्रमाण पत्र आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो उसके साथ आपको एफिडेविट भी लगाना होगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र के लिए अलग अलग है, यानी कि अगर जाति प्रमाण पत्र भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बनाया चाहे किसी भी कैटेगरी का तो एफिडेविट की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के और जाति प्रमाण पत्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बनाया तो वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, वापस नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, नई एफिडेविट की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर, MBC नॉन क्रीमिलियर या EWS कैटेगरी के और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से तो पहले का बना हुआ लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना, तो आपको एफिडेविट देना होगा, वो भी मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड होता है एफिडेविट। अगर आज से 10 साल पहले का बना हुआ तो फिर आपको नया ही बनाना होगा। और फिर DV होगा तब आपको दोनों लेके जाना होगा, नया और पुराना। इसके बाद अन्य श्रेणी से अगर आपने फॉर्म फिल किया है, जैसे किसी महिला ने अगर विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, या किसी कैंडिडेट ने स्पोर्ट्स पर्सन से या विशेष योग्यजन से फॉर्म फिल किया तो उसका प्रमाण पत्र उसके नीचे अटैच करना होता है। उसके बाद आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहां का चरित्र प्रमाण पत्र आपको अटैच करना होगा। उसके बाद 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र वो ओरिजिनल उसके बाद आपको अटैच करने होंगे। उसके बाद वचनबद्ध प्रपत्र आपको सादे कागज पर, यानी कि आप धूम्रपान गुटखे का सेवन नहीं करते उसको लेकर। उसके नीचे आपको संविधान का शपथ पत्र सादे कागज पर अटैच करना है। फिर आपको दहेज संबंधी घोषणा पत्र, दहेज वाला सभी कैंडिडेट के लिए लागू है, चाहे कोई महिला विधवा हो, परित्यक्ता हो या कोई कैंडिडेट विवाहित हो या अविवाहित, सभी के लिए लागू है। और इनका अलग अलग फॉर्मेट है सभी के लिए। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। सभी के फॉर्मेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद अगर आपने फॉर्म फिल करते समय मैरिड लिखा तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और अगर किसी ने मैरिड लिखा लेकिन उसका विवाह 2006 से पहले हुआ तो उसका शपथ पत्र का फॉर्मेट भी जारी किया गया, वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित सभी कैंडिडेट के लिए ये लागू है। इसके बाद आपको सामान्य घोषणा पत्र दिखाना होगा। उसके नीचे अटैच आपको विकल्प पत्र, अब देखो यहाँ पर केवल टीएसपी वालों के लिए लिखा है, लेकिन आप भी साथ में लेकर रखिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा माना जा रहा है कि सुनने में आया कि कहीं कहीं विकल्प पत्र मांग रहे हैं, लेकिन हालांकि विकल्प पत्र आवश्यकता उन कैंडिडेट को होती है जो टीएसपी के हैं और उनका सिलेक्शन नॉन टीएसपी टीएसपी दोनों जगह से हो गया, तो वो आप सिलेक्शन कहाँ से चाहते हैं, उनके लिए ये होता है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप हैंड रिटन, यानी कि अब हैंड रिटन का भी एक प्रिंट आप अपने पास रखिए खाली, ताकि कुछ सुनने में भी आ रहा है कि वहाँ पर दल पर डिपेंड करता है, कभी कभी वो सामने बैठ के आपसे भरवाते हैं तो उन पर डिपेंड करता है। उसके बाद स्वयं का फोटो पहचान पत्र आपको रखना होगा। उसके बाद आपको ई आधार कार्ड, देखो आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड तो लेके जाना ही होगा, इसके अलावा आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि आधार कार्ड आपका बायोमेट्रिक आधार कार्ड से ही होता है, तो आधार कार्ड तो लेके जाना कंपलसरी है, ई आधार कार्ड। फिर आपको 3 स्वयं का मूल फोटो। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करवा के ही प्रस्तुत करें, समस्त फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड कर प्रस्तुत करें, यानी कि आपको शपथ पत्र जितने भी है वो नोटरी से प्रमाणित होने चाहिए और सभी फोटोकॉपी पर आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए। मूल फॉर्म, मूल शपथ पत्र, अंक तालिका एक सेट में और दूसरा सेट सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी बनानी है। दोनों सेट पृथक पृथक कोनों पर बंधे या सिले हुए, देखो आपके जो भी सेट है वो दोनों सेट है, 2 सेट बना रहे, दोनों सेट अलग अलग होने चाहिए, और लेफ्ट साइड टॉप पर कॉर्नर में या तो आप सील सकते हैं कॉर्नर से या उसको बांध सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले बायोमेट्रिक करवाएगा, हेल्प डेस्क से अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर संख्या दल संख्या की जांच करेगा और बायोमेट्रिक सत्यापित होने पर ही आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर से टोकन प्राप्त होगा और टोकन मिलेगा। उसके बाद आपको उस कमरा में जाना है और वहाँ पर सत्यापन दल टीम होगी, वो आपका दस्तावेज कार्यक्रम पूर्ण करवाएगी। अगर किसी कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन फिल कर लीजिए। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर RSSB बोर्ड के सचिव के नाम का बनाकर आप DV के लिए उपस्थित हो सकते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई अजमेर मंडल के अलावा भी किसी और मंडल का कैंडिडेट है और उसको भी इस तरह से मेल या SMS के माध्यम से सूचना आई हो कि भाई आपका DV जो 23 तारीख को था वो अब 23 को नहीं होगा, नई डेट दे रखी है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको नई डेट कौन सी दे रखी है और कौन से मंडल से आपको मेल या SMS आया है। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फॉर्मेट आपको हमारे फॉर्मेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो PH कैटेगरी के कैंडिडेट है, सुनने में आ रहा है उनकी मेडिकल जांच भी मई में कर दी जा रही है, कुछ को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसको लेकर शेड्यूल जारी नहीं हुआ, तो वो भी जब भी जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और 4th ग्रेड कोर्ट केस को लेकर भी जो भी मामला है वो भी आएगा, तो आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।